भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देते हैं। आजादी के बाद ये नारा राजनीतिक गलियारों में सक्रिय होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने इंसेप्शन के बाद से ही इस नारे के सहारे हिंदी भाषी क्षेत्रों पर भावनात्मक रूप से पकड़ बनाने की कोशिश करती है। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर बड़ा आरोप लगता है कि ये भाजपा सरकार द्वारा हिंदी थोपने का प्रयास है। स्टालिन इसका विरोध कर रहे हैं। सीधा ऐलान है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं की जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार तमिलनाडु के लिए निर्धारित 2150 करोड़ रुपए की शिक्षा राशि रोक देती है। हिंदी थोपे जाने की बहसें फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। आजादी के पहले से ही भाषा के आधार पर गतिरोध शुरू हो गए थे। 1960 के दशक में हिंसक आंदोलन भी भाषा को लेकर हुए। न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में भाषा के विवाद को जानने समझने का प्रयास हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। भाषा के वर्चस्व की लड़ाई के इतिहास में जाने से पहले संक्षिप्त में जानिए कि विवाद गरमाया क्यों है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने से इनकार कर दिया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसकी मुख्य वजह है। स्टालिन का कहना है कि यह हिंदी थोपने का प्रयास है। हालांकि नई शिक्षा नीति में कहीं भी हिंदी का जिक्र है नहीं। नीति के अनुसार बच्चों द्वारा सीखे जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद की होंगी, जब तक कि 3 में से कम 2 भाषाएं भारत की मूल भाषाएं हों। लेकिन स्टालिन का कहना है कि यह हिंदी के बैकडोर एंट्री का तरीका है। स्टालिन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एक अखंड हिंदी पहचान के लिए प्रयास ही प्राचीन मातृभाषाओं को नष्ट करता है। यूपी और बिहार कभी भी हिंदी हार्टलैंड नहीं थे। उनकी वास्तविक भाषाएं अब अतीत के अवशेष हैं। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि तमिलनाडु हिंदी थोपने के प्रयासों को इसलिए भी रोक रहा है क्योंकि उसे पता है कि इन प्रयासों का अंत कहां होता है। उनका इशारा था कि हिंदी 25 भाषाओं को निगल चुकी है, स्वैलो कर चुकी है। तमिलनाडु में हिंदी थोपने के खिलाफ संघर्ष कोई नया नहीं है, यह दशकों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत 1937 में होती है। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला तमिल पहचान पर सीधा हमला माना गया। इस फैसले के खिलाफ पेरियार और ईवी रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन के जरिए जोरदार विरोध किया। पूरे राज्य में प्रदर्शन, जुलूस और तीखे भाषणों के माध्यम से आंदोलन फैल गया। इस आंदोलन में 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पेरियार और सीएन अन्ना दुरई भी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2, नटराजन और थालामुथु की जेल में बीमारी के कारण मौत हो गई, जिससे आंदोलन और भड़क उठा। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया। तो फरवरी 1940 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर एस्किन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा कि स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता खत्म होती है। यह 3 साल लंबा आंदोलन तमिलनाडु में पहला हिंदी विरोधी आंदोलन था। इसके बाद से ही यह मामला लगातार चर्चाओं में रहा। जब आजादी के बाद संविधान सभा में जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब भी भाषा का मुद्दा बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। देश भर में यह सवाल उठ रहा था कि भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी होगी। इसी दौरान कांग्रेस के नेता टीटी कृष्णमाचारी ने हिंदी को पूरे देश की साझा भाषा बनाने का विरोध किया। उन्होंने अपनी बात बड़े ही तीखे अंदाज में रखी और कहा, सर, ये यूपी के मेरे दोस्तों पर है कि वे पूरे भारत को अपनाएं या सिर्फ हिंदी भारत को। चुनाव उनका है। इस मुद्दे पर काफी बहस और टकराव के बाद संविधान सभा ने एक समझौता किया, जिसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले का नाम संविधान सभा के 2 प्रमुख सदस्यों के मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर के नाम पर रखा गया था। इस समझौते के तहत किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी और अंग्रेजी संघ की आधिकारिक भाषाएं बनी, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ 15 सालों के लिए लागू की गई थी। साथ ही यह तय किया गया कि 5 साल बाद एक भाषा आयोग गठित किया जाएगा, जो हिंदी को बढ़ावा देने और अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया पर सुझाव देगा। इस समझौते ने भाषा विवाद को संविधान सभा में तो शांत कर दिया था, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं था। मुंशी अयंगर फॉर्मूला ने भाषा के सवाल को 15 साल के लिए टाल दिया, लेकिन यह मुद्दा और भी ज्यादा विवाद का कारण बना, क्योंकि गैर हिंदी भाषी लोगों को लगने लगा कि 15 साल पूरे होने पर फिर से उन पर हिंदी थोपने का प्रयास किया जाएगा। इस वजह से हिंदी विरोधी संघर्ष कभी रुके ही नहीं।
जिसके चलते साल 1959 में तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक वादा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, अंग्रेजी एक आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। गैर हिंदी भाषी लोगों ने इस वादे को सिर्फ एक आश्वासन नहीं, बल्कि अपनी भाषाई पहचान की सुरक्षा की गारंटी माना। इस वादे की बदौलत संघर्षों पर विराम लग गया, लेकिन यह विराम भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद तमिलनाडु में यह डर बढ़ गया कि उनकी वो गारंटी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाए रखने की बात कही थी, कहीं खत्म न कर दी जाए। इस आशंका को तब और बल मिला जब राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सलम ने 3 भाषा फॉर्मूला, जिसमें स्कूलों में अंग्रेजी तमिल के साथ हिंदी पढ़ाने का प्रावधान भी था, को तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया। इस फैसले के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में हिंदी थोपने के विरोध में आंदोलन भड़क उठे। विरोध की कमान खासकर कॉलेज के छात्रों ने संभाली। विरोध की आग तब और तेज हो गई जब तिरुचि के चिन्नास्वामी ने हिंदी थोपने के खिलाफ आत्मदाह कर लिया। उनके इस कदम के बाद आत्मदाह की घटनाएं बढ़ने लगी और पूरे राज्य में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच डीएम के नेता अन्नादुरई ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1965, जिस दिन आधिकारिक भाषा अधिनियम लागू होना था, उसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम ने इसे ईश निंदा कहा तो अन्नादुरई ने विरोध प्रदर्शन की तारीख 25 जनवरी 1965 कर दी। हालात बिगड़ने की आशंका में अन्नादुरई समेत 3000 डीएम के कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। मदुरई में प्रदर्शनकारी छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ने दंगे का रूप ले लिया, जो देखते ही देखते तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 हफ्ते तक चले इन दंगों में करीब 70 लोगों की मौत हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए कांग्रेस सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या बताया और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मतभेद उभरने लगे थे। तमिलनाडु से केंद्रीय मंत्री सी सुब्रह्मण्यम और ओवी अलगेसन ने विरोध में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इस्तीफा सौंप दिया। शास्त्री ने तुरंत इन इस्तीफों को स्वीकार कर राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेजा, लेकिन राष्ट्रपति ने इन इस्तीफों को नामंजूर कर दिया और प्रधानमंत्री को स्थिति ना बिगाड़ने की सलाह दी। इसके बाद 11 फरवरी 1965 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए तमिलों को आश्वस्त किया कि नेहरू की गारंटी को कायम रखा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय स्तर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। इस आश्वासन के बाद आंदोलन धीरे धीरे शांत हुआ और यह शांति लगभग 1 दशक तक बनी रही। लेकिन साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने शिक्षा, जो हमेशा से राज्य सूची का विषय रहा था, उसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया। इसका मतलब साफ था कि केंद्र सरकार को राज्यों के शैक्षिक फैसलों पर नियंत्रण मिल गया। इस नीति के जरिए केंद्र सरकार को न सिर्फ पाठ्यक्रम तय करने की शक्ति मिली, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों पर सीधा नियंत्रण और एक रूप ढांचा थोपने की खुली छूट भी मिल गई। इसका विरोध होना तय था, लेकिन यह सब किया गया था इमरजेंसी की आड़ में, इमरजेंसी के दौर में। इसीलिए विरोध की आवाज उठ नहीं पाए। अब आते हैं आज की तारीख पर। भाजपा सरकार नई शिक्षा नीति लाती है। इस नीति के तहत सभी राज्यों पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला थोपा जा रहा है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के तहत सभी राज्यों को स्कूलों में छात्रों को 3 भाषा पढ़ानी होगी। यद्यपि हिंदी का जिक्र नहीं है और नीति में कहा गया है कि राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों के पसंद के आधार पर भाषाओं का चुनाव किया जा सकेगा। 2 भाषाएं मूल रूप से भारतीय होनी चाहिए, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह हिंदी के बैकडोर एंट्री की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समझ के हिसाब से बहुभाषावाद देश के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता में रुकावट का काम करता है। इसलिए हिंदी राष्ट्रीय एकता और तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जब इस तर्क की हकीकत परखते हैं तो इसकी बुनियाद ही हिल जाती है। भारत में बहुभाषावाद यानी कई भाषाओं का साथ साथ होना कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय से ही यह हमारे समाज का हिस्सा रहा है। चाहे आप उपनिषद देखें, संस्कृत साहित्य पढ़ें या फिर चीनी और पश्चिमी यात्रियों के वृत्तांतों पर नजर डालें, हर जगह आपको भाषाओं में विविधता दिखेगा और उस विविधता का असर भी दिखेगा। भारत में लोग हमेशा से कई भाषाएं बोलते और समझते आए हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि भारत में भाषाओं की विविधता ने कभी लोगों के बीच संवाद को नहीं रोका। यहां तो हमेशा से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। युद्ध, महामारी और रोजगार की वजह से बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवासन हुआ। उदाहरण के लिए असम के राज परिवार का एक सदस्य गिलगिट जाकर वहां का शासक बन गया।
इसी तरह कर्नाटक के एक परिवार की 2 लड़कियां विवाह के बाद उड़ीसा की महारानी बनी। दक्षिण भारत के कारीगर उड़ीसा के मशहूर कोणार्क मंदिर में काम करने गए थे और तमिलनाडु के शिल्पकारों ने गुजरात में मंदिर बनाए। कश्मीर के कवि बिल्हण कर्नाटक के राजा के दरबार में रहते थे और एक ओडिशा के संगीतज्ञ को केरल के राजा ने संरक्षण दिया था। यह सब दिखाता है कि भारत में भाषाओं की विविधता कभी रुकावट नहीं बनी, बल्कि लोगों का जोड़ने का काम ही किया है। आज के भारत में 1500 से ज्यादा मातृभाषाएं हैं, जिनमें से लगभग कुछ का इतिहास और साहित्य तो 1000 साल से भी पुराना है। इसके अलावा देश में अनगिनत बोलियां हैं जो अलग अलग इलाकों, जातियों और वर्गों में बोली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भारत में लोगों को कभी संवाद करने में दिक्कत नहीं हुई। बहुभाषावाद के विरोधी इसे समस्या साबित करने के लिए 3 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका यह कि वे भाषाओं की पहचान पर सवाल उठाते हैं, जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, ब्रज और अवधी जैसी भाषाओं को हिंदी का हिस्सा बताकर उनकी स्वतंत्र पहचान को नकार दिया जाता है, जबकि इनकी अपनी अलग साहित्यिक विरासत है। दूसरा तरीका यह है कि भाषाओं को जातीय और धार्मिक टकराव से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हिंदी और तमिल को आर्य द्रविड़ संघर्ष का प्रतीक बताया जाता है, हिंदी और उर्दू को हिंदू मुस्लिम टकराव से जोड़ा जाता है और भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तीसरा तरीका यह है कि कुछ भाषाओं को पिछड़ेपन का प्रतीक बना दिया जाता है। बहुभाषावाद के विरोधियों का यह लॉजिक देश की अखंडता के लिए खतरनाक है। जब किसी देश में सत्ता के शीर्ष से एक समूह की भाषा दूसरे समूह पर थोपी जाती है तो परिणाम भयावह होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान में उर्दू को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की जिद ने देश का विभाजन कर दिया। चलिए अब तरक्की वाला पहलू भी देख लेते हैं। अगर इतनी ही तरक्की लाने वाली भाषा है हिंदी, तो फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य जो अब हिंदी भाषी हो गए हैं, वो शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास में सबसे पीछे क्यों हैं? इन राज्यों की साक्षरता दर देश में सबसे नीचे है। अब नजर घुमाकर तमिलनाडु को देखिए, एक ऐसा राज्य जिसने हिंदी को ठुकरा दिया लेकिन विकास में झंडे गाड़ दिए। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा हो या औद्योगिक विकास, तमिलनाडु हर मोर्चे पर हिंदी भाषी राज्यों से मीलों आगे निकल चुका है। यह कड़वी सच्चाई जो इस दावे की हवा निकाल देती है कि हिंदी कोई जादुई चाबी है जिससे तरक्की का ताला खुल जाएगा। सवाल सीधा है, क्या हिंदी विकास की गारंटी है? जवाब है नहीं। राष्ट्रीय एकता बढ़ाती है? इसका जवाब भी है नहीं। जब एक देश में एक भाषा का होना तरक्की और राष्ट्रीय एकता दोनों के लिए जरूरी नहीं है, तो फिर क्यों हिंदी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में गैर हिंदी भाषी राज्यों पर थोपा जा रहा है? यह बड़ा सवाल आलोचक उठाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि उसकी पहुंच उन राज्यों तक भी हो सके जहां अभी तक उसकी जड़ें नहीं जम पाई हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा अंग्रेजी छोड़कर भारतीय भाषाएं अपनाने की सलाह इस आशंका को मजबूत कर रही है। यह बयान न सिर्फ विवादास्पद है, बल्कि केंद्र सरकार की शिक्षा नीति को लेकर चल रही बहस को और भड़का देता है। भागवत का यह बयान सवाल खड़े करता है कि क्या यह सच में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की चिंता है या फिर एक छिपा एजेंडा है जो पूरे देश पर हिंदी थोपने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में आप क्या सोचते हैं और भाषाई विवाद पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो वो भी टिप्पणी स्वरूप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।